नमस्कार। जरा सोचिए, एक देश जो सदियों की गुलामी से अभी अभी आजाद हुआ है, एक ऐसी जगह जहां अनगिनत भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां एक साथ रहती हैं, एक ऐसा राष्ट्र जिसने तुरंत ही बंटवारे का एक बहुत गहरा जख्म भी झेला है। अब ऐसे विशाल और विविध देश के लिए एक नियम पुस्तिका यानी एक संविधान बनाना कितना बड़ा और मुश्किल काम रहा होगा। आज हम इसी महान कहानी को जानेंगे। तो सवाल यही था कि लगभग 40 करोड़ लोगों के लिए एक नियम पुस्तिका कैसे लिखी जाए। और देखिए, ये सिर्फ कानून लिखने जैसा नहीं था। नहीं, ये तो एक राष्ट्र की आत्मा को गढ़ने जैसा था, उसके भविष्य की नींव रखने जैसा था। ये एक उम्मीद लिखने का बहुत बड़ा और जिम्मेदारी भरा काम था। तो इस सफर में हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये विचार आया कहाँ से। फिर हम उस महान सभा के बारे में जानेंगे जहां देश के सबसे प्रतिभाशाली लोग एक साथ आए। हम डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को समझेंगे, संविधान के मूल सिद्धांतों को जानेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये दस्तावेज आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत का संविधान बनाने वाली जो संस्था थी यानी संविधान सभा, वो कोई रातों रात नहीं बन गई थी। नहीं, इसके पीछे दशकों का संघर्ष था, बहसें थीं और एक मजबूत इच्छा थी कि भारतीय अपने भविष्य का फैसला खुद करेंगे। ये आइडिया असल में आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ ही बड़ा हुआ। 1922 में गांधी जी के विजन से इसकी शुरुआत हुई। फिर 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार औपचारिक रूप से इसका प्रस्ताव रखा और फिर यह कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गई। ब्रिटिश सरकार ने पहले तो इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन आखिरकार 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने इस सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता खोल ही दिया। और फिर उसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत उस ऐतिहासिक संस्था का गठन हुआ जिसे भारत का भाग्य लिखने का काम सौंपा गया था, संविधान सभा। और ये कोई आम सभा नहीं थी, ये पूरे राष्ट्र का एक छोटा रूप थी जिसमें हर आवाज को जगह देने की पूरी कोशिश की गई थी। इस सभा का स्ट्रक्चर बहुत सोचा समझा था। देखिए, कुल सीटें थी 389। इनमें से 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों से थीं, 93 रियासतों से और 4 थी चीफ कमिश्नर प्रांतों से। मतलब कोशिश यही थी कि उस वक्त के पूरे अनडिवाइडेड भारत के हर हिस्से को आवाज मिले और सबको प्रतिनिधित्व दिया जाए। और जब जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए तो उस समय की राजनीतिक तस्वीर एकदम साफ हो गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली 208 सीटें, मतलब जबरदस्त बहुमत। वहीं मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीतीं। इससे पता चलता है कि सभा में कांग्रेस का पलड़ा भारी था। लेकिन हाँ, एक मजबूत विपक्ष भी मौजूद था जिनके विचार अलग थे। तो 9 दिसंबर 1946, वो ऐतिहासिक दिन जब सभा की पहली बैठक हुई। लेकिन माहौल में तनाव था। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने अलग देश की अपनी मांग को लेकर इस बैठक का बायकॉट कर दिया। और यहीं से शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ गई और देश के भविष्य पर बंटवारे का साया मंडराने लगा। और फिर 1947 में हुआ देश का बंटवारा, ऐसी घटना जिसने संविधान सभा का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। जाहिर है, जो सदस्य अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गए थे वो सभा का हिस्सा नहीं रहे, तो जो संख्या 389 थी वो घटकर रह गई 299। अब ये सभा एक नए बटे हुए भारत का भविष्य लिख रही थी। तो अब बात करते हैं उस शख्स की जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है और जिन्हें इस देश की सबसे महत्वपूर्ण समिति का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। खुद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ये शब्द डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका के महत्व को बताते हैं। उन्होंने साफ कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को चुनना सभा का सबसे अच्छा फैसला था। ये शब्द अपने आप में उनकी असाधारण कानूनी समझ और सामाजिक न्याय की गहरी भावना का प्रमाण है। तो 29 अगस्त 1947 को बनी ये 7 सदस्यों की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी संविधान का पहला मसौदा तैयार करना। अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर के साथ थे देश के कुछ बेहतरीन कानूनी और प्रशासनिक दिमाग। इन्हीं लोगों ने मिलकर भारत के भविष्य का कानूनी ताना बाना बुना। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का लक्ष्य सिर्फ एक राजनीतिक दस्तावेज बनाना नहीं था। नहीं, उनका सपना था एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो न्याय, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों पर आधारित हो। तो चलिए देखते हैं कि इस सपने को उन्होंने संविधान की आत्मा में कैसे शामिल किया। संविधान की नींव में है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। अब ये सिर्फ अच्छे अच्छे वादे नहीं हैं,
नहीं, ये ऐसे अधिकार हैं जिन्हें लेकर कोई भी सीधा अदालत जा सकता है। ये पक्का करते हैं कि हर नागरिक को इज्जत से जीने का हक मिले और राज्य उसकी आज़ादी का हनन न कर सके। और इसी में से एक है आर्टिकल 17। ये एक क्रांतिकारी प्रावधान था। इसने सदियों से चली आ रही अस्पृश्यता की सामाजिक बुराई पर सीधा सीधा हमला किया और इसे एक दंडनीय अपराध बना दिया। सामाजिक न्याय की दिशा में ये एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम था। देखिए, अधिकार दे देना ही काफी नहीं होता, उन्हें लागू करवाने का तरीका भी देना होता है ना? बस आर्टिकल 32 यही करता है। ये हर नागरिक को ताकत देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, क्योंकि ये नागरिक को असल में शक्तिशाली बनाता है। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर का मूल्यांकन करते समय एक संतुलित दृष्टिकोण रखना जरूरी है। एक तरफ अस्पृश्यता का अंत और आरक्षण जैसे प्रावधानों के माध्यम से उन्होंने सामाजिक न्याय की नींव रखी। ये उनकी जबरदस्त सफलताएं थीं। लेकिन उनके कुछ सपने अधूरे भी रह गए, जैसे कि दलितों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल और हिंदू कोड बिल को पूरी तरह से लागू करवाना। तो ये स्लाइड उनकी ऐतिहासिक सफलताओं और उन सुधारों को दिखाती है जिन्हें वे उस समय पूरी तरह साकार नहीं कर पाए। तो इन सभी बहसों, असहमतियों और समझौतों के बाद जो दस्तावेज तैयार हुआ, चलिए अब उसे बनाने में लगे अपार प्रयास और उसके स्थायी प्रभाव पर एक नज़र डालते हैं। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। जरा सोचिए, संविधान के हर एक शब्द के पीछे इतनी मेहनत, इतनी बहसें और इतना समर्पण छिपा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये एक राष्ट्र के निर्माण में लगे धैर्य, विचार विमर्श और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। और फिर आई वो 2 तारीखें जो भारत के इतिहास में अमर है। 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमने संविधान को अपनाया, जिसे अब हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और फिर 26 जनवरी 1950, जब इसे पूरी तरह लागू किया गया और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। और अंत में डॉक्टर अंबेडकर का ये उदाहरण उनके व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। उनका संघर्ष सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं था, बल्कि समाज के हर दबे कुचले वर्ग के लिए था। उनका मानना था कि किसी भी समाज की असली प्रगति का पैमाना ये है कि वहाँ की महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो हम इस विचार के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। हमारे संस्थापकों ने न्याय, स्वतंत्रता और समानता का जो सपना देखा था, वो 75 साल बाद भी उतना ही प्रासंगिक है। ये आज भी हमें एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित करता है और हमारे रास्ते का मार्गदर्शन करता है। ये एक जीता जागता दस्तावेज है जिसकी कहानी हम सब मिलकर आज भी लिख रहे हैं।